अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। करोड़ों हिंदुस्तानियों की नज़र आज चंद्रयान 3 यानी हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन की लॉन्चिंग पर मरकूज़ थी। ठीक 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग हुई और फिर सतीश धवन सेंटर में जश्न का दौर शुरू हो गया। हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन का आगाज इंतहाई कामयाब हुआ है और इसरो चीफ एस सोमनाथ के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में नस्ब कर दिया है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 ने तो चांद की तरफ अपना सफर भी शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। इस वक्त पीएम मोदी फ्रांस में हैं और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि चंद्रयान 3 ने हिंदुस्तान के खलाई सफ़र में एक नया बाब लिखा है। ये हर हिंदुस्तानी के ख्वाबों और उम्मीदों की ऊंची परवाज़ है। ये ख़ास हुसूलियाबी हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत व खुदसुपुर्दगी का सबूत है। मैं उनके जज्बे और सलाहियत को सलाम करता हूँ। इसरो के साबिक साइंसदान निम्बी नारायण ने भी चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग के लिए इसरो टीम को मुबारकबाद पेश की। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed to tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर या रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में रहकर जमीन से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनार सरफेस कितनी सिस्मिक है। सॉयल और डस्ट की स्टडी की जाएगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा सैलाब का खतरा अभी टला नहीं है। जमुना के पानी की सतह में भले ही मामूली कमी आई हो, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने अब फौज से मदद लेने का फैसला किया है। रियासती वजीर आदिल शी ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो IP रेगुलेटर से मसला हल करने के लिए NDRF और फौज से मदद लें। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पानी से भरी हुई है। सैलाब का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। वहां पानी 3 फीट तक भर गया है। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौज से मदद मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके ये इत्तला दी। वजीर सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके बताया कि पूरी रात हमारी टीमें WHO की इमारत के करीब ड्रेन नंबर 12 के रेगुलेटर को पहुंचने वाले नुकसान को ठीक करने का काम करती रही। अब भी जमुना का पानी इस शगाफ से शहर में दाखिल हो रहा है।
रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट थी वो ऐसे मुड़ गई साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गए। अब इसको रिपेयर कर रहे हैं, सारी रात यहाँ पे इंजीनियर्स ने कोशिश की है, हमें लगता है 3-4 घंटे के अंदर अब वो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार को पता नहीं है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी जो भी कह रही है ना उसको कोई जवाब नहीं। लेकिन ये वो नाला है जिसकी वजह से आईटी और आसपास का पूरा इलाका डूबा हुआ है। मैं सहमत तो इसलिए मैं भी आया हूँ, LG साहब भी आए हैं और सब लोग लगे हुए हैं। तो कितनी देर में अगर और यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है तो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात 24-48 घंटे में आसान होंगे? कल फिर बारिश होने का अंदेशा है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जलस्तर जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाता रहे। सर इसके मद्देनजर क्या प्रिकॉशनरी मेजर सर गवर्नमेंट ले रही है, क्या कदम उठाए सरकार? सभी जो भी करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे आज कल शाम से ये ब्रिज का पता चला तो पूरी रात सौरभ भारद्वाज यहीं पे थे और मजदूरों से करा रहे थे। अब सुबह आर्मी और NDRF आए हैं और साथ में और यहाँ पे पीछे एक और ब्रिज भी है जो IT वाला ब्रिज है, कहा जा रहा है उसके भी गेट बंद है, वो हरियाणा सरकार के पास आता है, ऐसी कोई जानकारी? वो 32 वहाँ पे गेट थे जिसमें से 5 गेट खुल नहीं पाए, वो हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, उनको भी खोलने की कल से कोशिश जारी है। लेकिन वो ऐसे माहौल में भी क्या पहले कांटेक्ट किया गया था कि 5 गेट नहीं खुलना, वो भी ऐसे माहौल में जब पानी का फ्लो इस तरह था होना चाहिए था। हरियाणा मेंटेन करता है, उसको हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं, वो लगे हुए, सब लोग लगे हुए। अब इस टाइम एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं। तो अगर वो गेट खुले होते तो शायद थोड़ा सा एग्जिट, जो पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है उसको एग्जिट होने में थोड़ी इजाजत कीजिए। रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सनसनीखेज पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी ने गहरी साजिश रचकर दिल्ली को डुबाया है। एक वीडियो के जरिए पूछा गया कि क्या बीजेपी दिल्ली के लोगों को सैलाब में मारकर अपनी हार का बदला लेना चाहती है। इस वीडियो में एक नौजवान हथनी कुंड बैराज से साफ दिखा रहा है कि किस तरह साजिश करके सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की तरफ जाती एक नहर पूरी तरह से सूखी है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली वालों से नफरत में बीजेपी अंधी हो चुकी है। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथनी कुंड बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे ये पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी की ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है सारा के सारा। इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और काफी जो फ्लो है ये वो पानी है सारे के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो प्रमाण के सहित आपको दिखा दिया, और ये लॉकशीट जो है ये झूठ तो नहीं बोल रही है। इस लॉकशीट को आप वेरीफाई कर लीजिए कि 9 तारीख के बाद
कितना पानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं मीडिया के लोग। न मेरी बात मानिए, न हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात मानिए। प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत है? ये तो प्रत्यक्ष तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, किसके कहने पे किया उन्होंने। तो फिर यही बात दोहरा के मैं कह रहा हूं कि अपने दुर्भावना की राजनीति के कारण ऐसा मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो काम कर ही रहे दिन रात। 20,000 लोग रिलीफ कैंप के अंदर हैं। बहुत सारे प्रभावित क्षेत्रों से उनको हटा के रिलीफ कैंप में रखा गया लोगों को। उनको भोजन आदि की जो व्यवस्था है वो भी हो रही है। कल से अभी हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी बता रहे हैं कि यहाँ पार्टी कार्यालय से भी हम लोग भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। जो हमें करना है हम तो कर रहे हैं, लेकिन एक मुसीबत होती है प्राकृतिक, एक मुसीबत होती है प्रायोजित। तो ये मुसीबत दिल्ली के ऊपर प्रायोजित मुसीबत है। मैं आप लोगों को यह सिर्फ बताना चाहता हूं। ये स्पॉन्सर्ड फ्लड यहां पे पैदा किया गया, प्रायोजित बाढ़ की स्थिति यहां पे पैदा किया गया। ये ठीक बात नहीं है। हरियाणा में सैलाब से चौथे दिन भी राहत नहीं मिल पाई। रियासत के अभी भी 11 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और दीगर अजला शामिल हैं। इन जिलों में 854 गांव में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। वहीं जगर नदी का पानी अब फतेहाबाद में कहर मचाए हुए है। जिले के 3 खंडों में हालात ज़्यादा खराब है। इन हालात को देखते हुए डीसी फतेहाबाद मनदीप कौर ने रतिया, टोहाना और जाखल ब्लॉक के स्कूलों को छुट्टी 23 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज भी 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में चंडीगढ़ महकमे मौसमियात ने भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। हिमाचल में सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। इस बीच महकमे मौसमियात ने अगले 5-6 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मानसून आज एक्टिव होगा और कुछ इलाकों पर तेज़ बारिश हो सकती है। कल से अगले 96 घंटे तक ज़्यादा इलाकों में भारी बारिश का अंदाज़ा लगाया गया है। रियासती हुकूमत ने महकमे मौसमियात के अलर्ट को देखते हुए रियासत के लोगों और टूरिस्टों से एहतियात बरतने की अपील की है। इस दौरान उफनती हुई नदी नालों, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड से मुतासर होने वाले इलाकों और निचले इलाकों में लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हो तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने राजधानी दिल्ली में आए हुए सैलाब के हालात पर मालूमात हासिल की। नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फ़ोन किया और दिल्ली की खैरियत दरियाफ्त की। इस पर कांग्रेस पार्टी ने तनकीद करते हुए कहा कि जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर जल रहा था तो उन्होंने इस तरह की कोई कॉल क्यों नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने दिल्ली के सैलाब पर तशवीश जाहिर की, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो ऐसे कॉल्स क्यों नहीं आई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस से वज़ीर दाखिला को फ़ोन करके नई दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसी तशवीश जाहिर की, लेकिन जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर जल रहा था तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आज बेस्टल डे परेड में शिरकत की। इस परेड में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे और उनके साथ फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिगिट मैक्रोन भी बेस्टल डे परेड का दीदार करने पहुंची थी। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने बेस्टल डे परेड में शिरकत के लिए बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था और वो 13 जुलाई को ही 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुँच गए। बेस्टल डे परेड का इनेकाद पेरिस के चैंपर्स एलिसिस में किया गया। इस परेड के दौरान आसमानों में जंगी तैयारों का फ्लाई पास देखने को मिला, जो निहायत काबिल तारीफ था। बेस्टल डे परेड के दौरान फ्रांसीसी कौमी परचम की नुमाइश करते हुए हिंदुस्तानी ट्राई सर्विसेज टीम ने भी फ्लाई पास्ट किया। पंजाब रेजिमेंट की क़यादत में हिंदुस्तानी फौज की ट्राई सर्विसेज टीम इस वक्त फ्रांस में मौजूद है और हिंदुस्तानी जवानों ने बेस्टल डे परेड से कबल पेरिस में प्रैक्टिस भी की थी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे लीडर हैं जो बेस्टल डे परेड के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। दरअसल हिंदुस्तान और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसको देखते हुए फ्रांस के सदर ने
पीएम मोदी को हर साल 14 जुलाई को होने वाली बैस्टिल डे परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होने की दावत दी थी, जिसे पीएम मोदी ने कबूल किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें, बहुत ही गौरवान्वित पल। और इस तरह से भारतीय दल में जो सेना के 77 मार्चिंग कर्मी हैं और इसमें वुमेन, इसमें अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। राजस्थान की कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फख्र की बात है कि राजस्थानी मुल्क के दोनों ऐवानों को चला रहे हैं। एमएलएस को मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि अराकीन असेंबली मेरे और मेरे से ऊपर उठकर रियासत और आवाम के लिए सोचे। मुर्मू ने अपनी तकरीर का आगाज राजस्थानी बोली में किया। राजस्थान कानून साज असेंबली की तारीख में ये पहला मौका था जब किसी सदर ने यहाँ तकरीर की। स्वाभिमान के लिए संग्राम करने की भावना राजस्थान की धरती के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यही भावना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रही है। यहाँ के बारे में वीरों ने, योद्धाओं ने जिन राजाओं के नेतृत्व में धरती को अपने रक्त लाल कर दिया, वे राजा भी अपने लोगों से अथाह प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और राणा प्रताप, महाराजा राणा प्रताप जैसे वीरों और अनेक
सेनानियों का शौर्य भारत की वीर गाथाओं के स्वर्णिम अध्याय है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले बनवासी वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेघवाड़ का बच्चा चर्चा होता है। वीर बालक दूधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया था। जो जनजाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्रों में बांधने के लिए मोतीलाल तेजबा ने एक ही आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य एकजुट होकर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। शिक्षित समाज के समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाली डंगरपुर की बीरवाला कालीबाई के विषय में सभी देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए। लॉ कमीशन ने 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों और तंजीमों से तजावीज़ तलब करते हुए एक नोटिस जारी की। आज तजावीज़ जमा कराने की आखिरी तारीख है। कमीशन को अब तक 50 लाख से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। कमीशन का मानना है कि मसला मुल्क के हर शहरी से जुड़ा है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना ज़रूरी है। यूसीसी तजावीज़ देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई मुकर्रर की गई थी। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में एक जलसे आम के दौरान यकसा सिविल कोड का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस वक्त यूसीसी के नाम पर उकसाया जा रहा है। अगर किसी घर में ख़ानदान के एक फ़र्द के लिए एक कानून और दूसरे फ़र्द के लिए दूसरा कानून हो तो वो घर नहीं चल सकता। ऐसे में मुल्क दोहरे निज़ाम के साथ कैसे चल सकेगा। इस वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों बशमूल कांग्रेस मजलिस ने बीजेपी को अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की साजिश करार दिया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से कबल अवाम की तवज्जो मुंतशिर करने की खातिर यकसा सिविल कोड के मसले को उठाया गया है। वो पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लॉ कमीशन को पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवाते हुए मकतूब रवाना किया है कि ये जो नोटिफिकेशन 22 लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोजल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता है 21 लॉ कमीशन का। और 21 लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे हो और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की कांग्रेस ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों को मिलने वाले अतियात को गैर शफाफ करार देते हुए कहा कि पार्टी इसकी मुसलसिल मुखालिफत करती रही है और इख्तिदार में आने के बाद बदउनवानी को बढ़ावा देने वाले इस गैर शफाफ निज़ाम को ख़त्म कर देगी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों को चंदा देने का पहले का शफाफ निज़ाम अब ख़त्म हो गया है। नए निज़ाम के तहत अब सियासी जमातों को किसी भी कंपनी, शख्स या तंजीम की जानिब से दिए जाने वाले अतियात की हद खत्म कर दी गई है। किस कंपनी की तरफ से किस पार्टी को दी गई रकम के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की जा सकती। स्पॉन्सर्ड रेंट सीकिंग के अलावा ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। मोदी सरकार हर संस्थान, आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी पर बुलडोजर चलाने और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी। सुना है जनवरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। हमने अपने पिछले मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खत्म कर देंगे। हमने रायपुर के हमारे जो 85वां अधिवेशन था उसमें भी स्पष्ट तौर पे अपनी मंशा जाहिर की है और आज फिर दोहराते हैं। कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एब्सोल्युटली अपोज्ड टू दिस ओपेक system of electoral funding. We had given some very constructive suggestions, not just in our manifesto of 2019. आईसीसी ने 27 जून को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया था, लेकिन तब तक आलमी कप क्वालिफायर टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 2 टीमों का नाम शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया था। उन टीमों की जगह पर क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 लिखा गया था। अब आईसीसी ने आलमी कप का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें आलमी कप क्वालिफायर टूर्नामेंट जीतने वाली श्रीलंका और दूसरे मुकाम पर रहने वाली नीदरलैंड्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। श्रीलंका और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से शेड्यूल में ताज़ा तरीन तब्दीलियां की गई। अलावा अजीब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं आती है तो स्कॉटलैंड की टीम को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे मुकाम पर रही थी। ख्याल रहे कि रवां साल 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में मुनक़िद होगा। टूर्नामेंट का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा और पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला करेगी और ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये 8वां मुकाबला होगा। यूरोपीय मुल्क कोसोवो की पार्लियामेंट में जुमेरात के रोज जमकर हाथापाई हुई। तकरीर के दौरान अपोजिशन एमपी ने वजीर आजम एल्बिन कुर्ती पर पानी फेंक दिया। दरअसल पीएम कुर्ती मुल्क के शुमाली हिस्से में जातीय सरबों के साथ तनाव कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दाम के बारे में बता रहे थे। पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान कोसोवो की डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपी मार्गिम लुस्टाको उनके पास गए और पानी मुंह पर फेंक दिया। इससे तनाज़ा शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बवाल के बीच कुर्ती को असेंबली हॉल के बाहर ले जाया गया। दुनिया में दाने दाने के लिए मुहताज होने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया के 73 करोड़ 50 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं, यानी उन्हें बिल्कुल ही खाना नहीं मिल रहा है। यूएन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद लोगों का भूख से जद्दोजहद उनकी तेजी से बढ़ी है। 2019 में दुनिया में 61 करोड़ 80 लाख लोगों का भूख से मुकाबला था, यानी सिर्फ 3 साल में 12 करोड़ 20 लाख लोग बढ़ गए हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ है। इसकी वजह कोविड-19 वबा, क्लाइमेट चेंज और रूस यूक्रेन जंग है। रिपोर्ट की माने तो भुखमरी के हाल अगर ऐसे ही होते रहे तो 2030 तक 60 करोड़ लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल यानी 2022 में दुनिया की 11.3% आबादी यानी 11.3% करीब 90 करोड़ लोगों को भरपेट खाना नहीं मिला। वहीं हर 3 में से एक शख्स खाली पेट सोने को मजबूर था। आसान लफ्जों में कहें तो दुनिया के 240 करोड़ लोगों या 29.6% आबादी तक लगातार खाने की सहूलत नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा दुनिया के 310 करोड़ लोग यानी 42% आबादी को साल 2021 में न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिला। यूएन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2022 में 5 साल से कम उम्र वाले 4.5 करोड़ बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। वहीं 14 करोड़ 80 लाख बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गया है। ये बच्चे बेहद पतले और कमज़ोर हो गए हैं। इन बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी कम है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।